सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही? ठीक है जी। एसएचएम में हमने वेलोसिटी पहले तो x लिख लिया था, a साइन ओमेगा टी। फिर हमने वेलोसिटी लिखी थी a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन लिखा था हमने माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। उसमें फेज डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया था ना। एक काम और कर लेते हैं ना, वेलोसिटी को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो v इक्वल टू a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब साइन ओमेगा टी क्या है, तो साइन ओमेगा टी को x अपॉन ए से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये चेक कर लो, इसको फर्दर एक्सपैंड कर देते हैं। जब एक्सपैंड करेंगे तो अंदर तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर है ये रूट में से बाहर निकलेगा तो इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेते हैं। v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर कभी ये बताना हो कि एक पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है उसकी स्पीड किस पोजीशन पे क्या होगी, यानी x की सर्टेन वैल्यू जो कि a के अंदर अंदर हो, प्लस a से माइनस a के बीच में हो, तो वो अगर मिल जाए तो वेलोसिटी बताई जा सकती है। नोट कर लो इसको। हम एग्जांपल भी लेते हैं इसमें, एट x इक्वल टू लेट से a बाई टू ना, तो अगर x इक्वल टू a बाई टू करते हैं तो v कितना हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो ये रूट 3 a ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। चेक कर लेना इसको एक बार। तो ये तो हमने वेलोसिटी को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर हम एक्सेलरेशन को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो जो a साइन ओमेगा टी पार्ट है, a साइन ओमेगा टी, उसको x कह सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है हमारा, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लें। अरे एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। कहाँ तक? थोड़ा सा और, बस बस। सर नीचे अटैक से थोड़ा सा नीचे। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है x की टर्म्स में बता सकते हैं। इसमें देखना कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर a होता है ना। अब इस पे बेस्ड कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे हो सकते हैं वो समझते हैं।
तो इस तरह देख लो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें कैपिटल एम के ऊपर एक स्मॉल एम रखा हुआ है। अच्छा, जो फ्लोर है ये स्मूथ है और दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू स्टैटिक दिया हुआ है। इसको ड्रॉ कर लो एक बार पहले फिगर को, यहाँ के लिख देते हैं। वैसे में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। वो है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड of SHM for which small m does not slip over capital M। ठीक है ना, इसको लिख लो एक बार, थोड़ा सा फ्रिक्शन रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो फ्रिक्शन में हम लोग जानते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो जो फ्रिक्शन है वही उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम SHM कराते हैं तो इसको तो हम जितना चाहे एम्पलीट्यूड देके छोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड देंगे इसके ए मैक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। हाउएवर जो छोटा एम है अगर उसको इसके साथ रहना है बिना स्लिप हुए तो इसको भी हर वक्त उतना ही एक्सेलरेशन चाहिए होगा जितना नीचे वाले को मिल रहा है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से आ रहा है तो उसकी एक लिमिट है। तो कुल मिला के जो सोल्यूशन है वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो कभी भी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एम ए मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। इससे ज्यादा उल्टा लिख दें, जो एम ए मैक्स की वैल्यू है वो फ्रिक्शन के अंदर अंदर रहनी चाहिए। एम ए मैक्स शुड रिमेन इनसाइड द लिमिट ऑफ एफ मैक्स। एफ मैक्स के अंदर अंदर में हो जाना चाहिए काम, ठीक है ना। तो हम तो इक्वल वाली कंडीशन लेकर चल लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं। अब ए मैक्स कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। तो ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, तो हम इसको लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए मैक्स, ये मतलब एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम लिख रहे हैं। एफ मैक्स कितना होता है, वो होता है म्यू स्टैटिक इनटू छोटा एम जी, यहाँ से एम कट जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कितना है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ हैं, जब तक हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं दोनों ब्लॉक साथ हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वैसे तो k बाय एम होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे k बाय एम प्लस एम ए मैक्स इक्वल टू म्यू स्टैटिक जी। तो यहाँ से ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, म्यू स्टैटिक एम प्लस एम जी अपॉन के। इसको नोट कर लो एक बार। तो कभी भी आपके पास कहीं कोई कंडीशन आए एसएचएम से रिलेटेड जहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक सर्टेन लिमिट के अंदर रखना है, तो आप ये ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए वाली बात जो है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। अब एक कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं इसमें, को एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक का ही लेंगे, बट किसी के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर
अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो होगी हाफ mv²। v देखो अभी अभी हमने लिखना सीखा था, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। यहाँ ऊपर देखो हमने v की वैल्यू लिखी थी ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ x² माइनस x², a² माइनस x², तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर खुद k/m होता है, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको। तो m से m कट के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ k a² माइनस x²। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी लिखी जा सकती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लॉक है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यही हम वो वाला एग्जांपल लेते हैं बॉयंसी वाला, तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अगर कोई ब्लॉक पानी में ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ना, इस केस में तो इलास्टिक ही लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी हाफ kx², हाफ kx²। तो ये हो गई x की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई x की टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन दोनों का सम कर दो तो आएगी टोटल एनर्जी। टोटल देखो, इन दोनों का सम करें तो ये आएगा हाफ k a² विच इज अ कांस्टेंट। ये समझना है इस बात को। और एसएचएम के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि एसएचएम हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही हो सकता है। तो जो ओवरऑल एनर्जी है पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो हाफ k a² इज द टोटल एनर्जी विच इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी वर्सेस पोजीशन का, इस एक्सिस पे एनर्जी लिखेंगे, इस एक्सिस पे पोजीशन, तो आपके पास इस तरह के ग्राफ आते हैं। एक ग्राफ ये बनाते हैं, एक ग्राफ ये बना लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों पैराबोला हैं ऐसा मान लेते हैं, ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है। आप गेस करके बताओ मुझे, अगर मैं इसको पैराबोला नंबर 1 कह देता हूँ और इसे पैराबोला नंबर 2 कह देता हूँ, ये जो इन्वर्टेड वाला है इसको 2 कह देता हूँ, तो 1 और 2 में से कौन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और कौन सा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है? 1 और 2 में से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा है? कोई भी? सर फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का हो सकता है अच्छा, कोई रीजन उसके लिए? सर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब इसकी खुद की, मतलब आप समझ रहे हो ना? ना, मैं तो समझ ही रहा हूँ, समझाना आपको पड़ेगा। देखो, इन एनर्जी दोनों लग रही होगी तभी तो ऊपर गया ये पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने बोला। इन दोनों ग्राफ में से एक ग्राफ x इक्वल टू 0 से पास हो रहा है, एक x यस सर। इक्वल टू 0 से पास नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है ना? हाँ सर। तो उस मैथमेटिकल लॉजिक से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होना चाहिए? x इक्वल टू 0 पे कौन सी एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल या काइनेटिक? पोटेंशियल से पोटेंशियल, होती है। ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया और सेकंड जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना देते हो तो ये लाइन जो है ये आपकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो लाइन है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना? इस बात को समझो, दोनों पैराबोला है ना, पैराबोलिक ग्राफ से।
एनर्जी वर्सेस, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब इस एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं और इनको सॉल्व करने का एक मेथड है वो सीख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आप सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन है, एट व्हाट पोजीशन, यानी वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, एट व्हाट पोजीशन द रेशियो ऑफ, मैं इसको काइनेटिक इज टू पोटेंशियल लिख देता हूँ ऐसे ना, के इज टू पी, द रेशियो के इज टू पी becomes 1:3, ठीक है ना। लिख लो इसको, हालांकि बहुत इलेबोरेट तरीके से भी पूछा जा सकता है, हमने बिल्कुल शॉर्ट में पूछ लिया कि किस पोजीशन पे, यानी किस एक्स की वैल्यू पे एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1:3 हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो करना क्या है वो बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले जो तरीका है सॉल्व करने का, उसमें हमेशा ऑलवेज look for the ratio P is to T, यानी दिया कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप पोटेंशियल इज टू टोटल से सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर, और ध्यान रखना टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, अगर K इज टू P का रेशियो 1:3 है तो पोटेंशियल इज टू टोटल का रेशियो कौन बताएगा मुझे, कोई भी? 3:1. क्या बात करो बेटा, एक सेकंड. पोटेंशियल टू टोटल 3/4. 3:4, बिल्कुल 3:4 है ना। बहुत सिंपल सी बात है, किसी को नहीं समझ में आई तो समझ लो कि टोटल एनर्जी के 4 पार्ट है, जिसमें से एक काइनेटिक है और 3 पार्ट क्या है, पोटेंशियल है। तो वो जो 4 पार्ट टोटल है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल इज 3 आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स, 3:4। अच्छा, हमने ये क्यों पोटेंशियल इज टू टोटल क्यों कंपेयर किया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, यही कहना चाह रहे हैं इस रेशियो से। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। तो बेसिकली वी आर कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर टू ए स्क्वायर, यानी इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज 3/4 ऑफ ए स्क्वायर। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 ए आ जाएगा। यानी एक्स चाहे प्लस √3/2 ए हो या माइनस √3/2 ए हो, पार्टिकल इन दोनों पोजीशंस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1:3 है। एक बार पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लो, कोई चीज अगर दोबारा समझानी है तो मैं समझा देता हूँ। कंपेयर हमेशा पोटेंशियल को टोटल से करना है, बस ये देख लो आप। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो सेम क्वेश्चन में अगर आपसे कहा गया होता कि काइनेटिक इज टू पोटेंशियल का रेशियो 3:1 है, 3:1, तो आपने इसको सॉल्व करके क्या आंसर बताया होता मुझे? चेक करो एक बार सब लोग। +-2 है.
2a का बेटा नहीं हो सकता ना, a से बड़ी तो वैल्यू नहीं होती है, a/2 मान सकता हूँ मैं, है ना। x इक्वल टू प्लस माइनस a/2, ये आंसर आ जाएगा इसका, देख लो एक बार। अच्छा, मान लो हमने कहा होता कि काइनेटिक इज टू पोटेंशियल 1:1 है, बराबर बराबर है, तो क्या आंसर आया होता है x का, ये बता दो एक बार। सर प्लस माइनस a/√2। एक 3/√2 तो नहीं हो बेटा, इसका आंसर आएगा 1/√2, मतलब a/√2। ये चेक कर लो एक बार, देखो। अगर a/√2 नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है ना। और देख लेते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हमको डिस्कस करना है, हालांकि ये स्कूल में आपको यूज नहीं करना है ना, सिर्फ एग्जाम्स के लिए है ये। तो इसको कहते हैं, देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM ऑन अ सर्कल, है ना। इसको फेजर डायग्राम से भी कह सकते हैं, फेजर डायग्राम क्या है, इस बात को समझते हैं ना, पहले समझते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और उस सर्कल में इमेजिन कर लेते हैं कि एक लाइन है जिसकी लेंथ है कैपिटल A, यानी जितना हमारा SHM का एम्पलीट्यूड है, और किसी t=0 पे ये लाइन यहाँ से रोटेट होना शुरू होती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये ओमेगा वही है जो हमारे SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो किसी t टाइम में ये ओमेगा t एंगल घूम जाएगी, ये मानते हो सब लोग? ठीक है, अब आप इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लो वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लो, और मुझे बताओ कि ये प्रोजेक्शन जो है, ये लेंथ जो है, ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है। मैं इस लेंथ को x कह देता हूँ फिलहाल, हालांकि y कह सकते थे इसको, बट मैं इसको ऐसे ही नाम दे रहा हूँ x। x कितना है, कौन बताएगा मुझे? a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t। और a sin ओमेगा t होता क्या था? ये होता था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे जैसे ये लाइन घूम रही है, इसका प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस जो है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे t=0 पे लाइन यहाँ रही होगी, तब x 0 होगा। t= कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगी, तब x बराबर a हो जाएगा, है ना। फिर x a से घट के वापस 0 हो जाएगा, 0 से -a हो जाएगा, और -a से वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा मोशन है SHM का, यानी कि मीन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से मीन पे आना, यहाँ से वापस नेगेटिव एक्सट्रीम जाना, और फिर वापस मीन पे आना, ये पूरे मोशन को इस सर्कल पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है।
ठीक है, अब इस सर्कल को यूज कैसे करना है बस वो हमें सीखना है यहाँ पे, तो वो सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला सर्कल है ये क्यों बहुत यूजफुल हो जाता है, ये धीरे धीरे अभी हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल के मोशन को इस घूमती हुई लाइन के एंगल के साथ रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात देखना, देखो आप इस सर्कल को फिर से ड्रॉ करो, और कुछ एंगल्स में यहाँ पे मार्क करने को कह रहा हूँ, मार्क कर लो, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। इधर आ जाओ, 120, 135, 150, 180, दो क्वाड्रेंट पूरे हो गए हमारे। 210, 225, 240, 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में 300, 315, 330 और फाइनली 360 जो कि 0 हो जाएगा फिर से ना। ये डायल बना लो पूरा ऐसे। अच्छा, ये नंबर हमने सारे डिग्रीज में लिखे हैं, आपको इनको रेडियन में लिखना आना चाहिए। जैसे कि अगर 30 को रेडियन में लिखना होता तो हम π/6 कहते, π/4 कहते, π/3 कहते, π/2 कहते। तो आई वुड होप कि आप सब लोग इसको रेडियंस में भी लिख पाएंगे। एनीवे, अब ये हर एंगल जो है इसके एक साइन थीटा की वैल्यू है, उसको साथ में लिख लेते हैं, यानी कि हाफ 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, हाफ, 0, माइनस हाफ, -1/√2, -√3/2, -1, -√3/2, -1/√2, माइनस हाफ और फिर से 0, ठीक है। अब इसको याद करना है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आती है तो याद हो ही जाता है, बट थोड़ी सी मेहनत करके इसको याद कर लेंगे। फायदा ये होगा कि अब हम बता सकते हैं कि पार्टिकल जब एक पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना है। जैसे 30 डिग्री का मतलब हुआ a/2, 45 का मतलब हुआ a/√2 एंड सो ऑन, ये से चलता जाएगा। बट ये याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये चारों क्वाड्रेंट जो बनाए हमने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये इस वाले पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेके +a तक जाने को, 0 से लेके +a तक। इसकी पहचान क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और v दोनों पॉजिटिव हैं। देखना ध्यान से, पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड पे है और वेलोसिटी भी राइट की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। जब पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट ये है जब वो A से वापस 0 पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो उसकी x तो पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है। वेलोसिटी इज नेगेटिव, वापस आ रहा है वो, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला पाथ जो है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है,
इसमें पार्टिकल नेगेटिव साइड पे है और नेगेटिव की ही तरफ जा रहा है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, यहां से वापस आना, -a से 0 की तरफ आना, इसमें x नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेलोसिटी पॉजिटिव है। नोट कर लो एक बार इसको। अच्छा, कितने लोग अभी ये क्लेम कर सकते हैं कि उनको ये डायल यानी कि डिग्री और वैल्यू के साथ याद हो गया है, खुद से बना सकते हैं? अच्छा, अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, जिनको नहीं हुआ वो इसी से रेफर कर लेना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पर है और मीन की तरफ वापस जा रहा है, x इक्वल टू a/2 पे मीन की तरफ वापस जा रहा है, क्या आप मुझे लोकेट करके बता सकते हो हमारे सर्कल पे वो कहां पे है, कितने डिग्री पर है? कोई भी? सेकंड क्वाड्रेंट में से सेकंड क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पे? 150। 45। नहीं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल 90 से बड़े होते हैं ना। 150 डिग्री। 150 डिग्री पे, हाँ ये चेक कर लो एक बार, देखो x इक्वल टू a/2 है, यानी है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहते हैं क्या होगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए इट शुड आइदर बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात, हमने वेलोसिटी का एरो देखा, ये नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमने कहा नेगेटिव वेलोसिटी तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, चलो ये भी समझ गए। फिर हमने कहा कि जो वैल्यू है वो हाफ है, तो हाफ वैल्यू कहाँ होती है सेकंड क्वाड्रेंट में? 150 पे, है ना। इस लॉजिक से चलेंगे तो आंसर हमेशा हमारा सही आ जाएगा। चलो एक और लिखता हूँ मैं लिखता हूँ x इक्वल टू -√3a/2 और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है ना। आप मुझे क्वाड्रेंट के साथ एंगुलर पोजीशन बताओगे कौन सी है? सही है राघवन, ठीक कह रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये भी हमने पहचान लिया, x इक्वल टू -a/√2 और इधर जा रहा है, और ये बता दो एक बार। थर्ड क्वाड्रेंट 225 Yes, sir. डिग्री, 225। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि देखो एकदम से याद कर लें ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि अभी बताया और अभी के अभी याद हो गया, लेकिन इसको है ना आधा पौन घंटा लगा के आराम से बैठ के देखना, समझना, है ना। नहीं समझ में आया तो कोई डाउट हो तो साइड में लिख लेना, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन को अगर सर्कल पे किसी एंगल से रिप्रेजेंट करना हो तो सही एंगल सही क्वाड्रेंट के साथ बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। और सिर्फ नोन वैल्यूज ही हैं, कितनी सी है, जरा सी वैल्यू है, हर क्वाड्रेंट में 3-4 वैल्यू है, बस वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। लेट से वो दिन आ गया जब हमने इसको याद कर लिया, अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं ना। ये सर्कल एक बार फिर से सामने रख लेते हैं, ये तो इसको याद रखने का फायदा क्या होगा वो समझते हैं। मुझे पता नहीं कि आपने अभी तक ये बात नोटिस की या नहीं, एसएचएम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब एक पार्टिकल एसएचएम करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू पोजीशन है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और कोई हमसे पूछे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने में टाइम कितना लगेगा, तो कन्वेंशनल तरीके से बताना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो हम उसमें v = u + at ये सब तो लगा नहीं सकते। तो फिर इलाज क्या है,
तो हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर इससे कैसे आता है सर्कल से वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल ए पार्टिकल performing SHM take to move from x equal to 0 to x equal to a by 2, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे x equal to a by 2 लिख रहा हूँ तो ये अज्यूम करके चल लेते हैं कि वो मीन पोजीशन से a by 2 ये वाली जो पोजीशन है इस पे जाने को कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि यहाँ से जाके वापस कितनी देर में आएगा, ठीक है ना, वो भी हम कर लेंगे, बट फिलहाल सिंपल रखते हैं। तो 0 से लेके a by 2 पे जाना में कितना टाइम लगा ये बताना है, ठीक है। लेट्स से ये क्वेश्चन आ गया और लेट्स से वो दिन भी आ चुका है जब तक आपको सब कुछ याद हो गया। तो मुझे बताओ कि ये वाली पोजीशन तो 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ये बात ठीक है ना। अच्छा, इस सर्कल में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पर जो फेज चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे कवर कर रहा है, लेकिन पार्टिकल जो फेज कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है, एंगुलर अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, वो एक कांस्टेंट रेट ओमेगा पे चेंज कर रहा है। यही इस सर्कल का सबसे बड़ा फायदा है। तो 0 से 30 डिग्री जाने में जो टाइम लगेगा वो है पाई बाय 6। पाई बाय 6 हुआ 0 से 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो ये आंसर t बाय 12 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, देखो t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। तो पूरे ऑसिलेशन के 1/12 टाइम में 0 से a बाय 2 पे पहुंच जाएगा हमारा पार्टिकल। ये हमें पता चल गया। और कितना इजी है ये चीज सोचना, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, सिर्फ एंगल देखना है आपको, कितना एंगुलर पोजीशन चेंज हुई, कितना फेज चेंज हुआ। टेक्निकली एंगल भी नहीं कह रहे हैं उसको, कितना फेज चेंज हुआ और वो फेज चेंज होने में टाइम कितना लगता है। अच्छे से देख लो एक बार। t बाय 12 समझ में आ गया सबको? सर हम ओमेगा में नहीं जोड़ सकते? देखो जनरली आपसे पूछा जाएगा कैपिटल टी में, तो कैपिटल टी में ही आंसर देना पड़ेगा। ओके सर। है ना? अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो बताओ मुझे कि 0 से a बाय रूट 2 जाने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बता दो। कैपिटल टी की टर्म्स में बताना। कोई भी? सर t by 24। t बाय 24 कैसे बेटा? a सर बाय रूट 2 45 डिग्री हुआ, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं, समझ में आ गया आपको? यस। पाई बाय 4 को 2 पाई बाय टी से डिवाइड करो। ऑलराइट t सर। by 8 सॉरी सर। है ना? सर t by 8 t बाय 8 बिल्कुल, तो इसका आंसर आ जाएगा t बाय 8। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज कैपिटल t बाय 8। ठीक है ना? अच्छा, 0 से रूट 3 a बाय 2 बता दो एक बार मुझे। t by 6 t बाय 6 बिल्कुल ठीक है। यस सर। t बाय 6 एकदम ठीक है। 0 से a बता दो कितना हुआ? t by 4 बिल्कुल सही है।
T/4 a/2 से √3 a/2 बता दो कितना हुआ? Sir, T/12. T/12 वेरी गुड, वो सही है। T/12 a/2 से a तक कितना टाइम हुआ है बता दो? T/6. T/6 वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, देखो कि 0 से a/2 T/12 था और a/2 से T/6 है। डिस्टेंस वाइज सेम है, 0 से a/2 भी a/2 डिस्टेंस है और a/2 से a भी a/2 डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ टाइम डबल लग रहा है। उसका रीजन क्या है? जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर होता जाता है वैसे वैसे उसका क्या स्पीड कम हो जाती है। हाँ, उसकी स्पीड कम हो रही है और उसका जो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है वो बढ़ रहा है ना। हाँ, स्पीड तो yes. कम हो ही रही है ना। देखो पार्टिकल 0 से a जाते हुए रिटार्ड होता हुआ जाता है, तो न सिर्फ वो रिटार्ड हो रहा है बल्कि रिटार्डेशन बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड घटने का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि टाइम उसको ज्यादा लगेगा a/2 से a जाने में, है ना। सही बात है ना। Yes, sir. तो ये काम करना आप सीख गए। मैं ऐसी बीच में से कोई रैंडम पोजीशन ले लेता हूँ, एरो देखकर बताना मुझे, है ना। मैंने लिखा है √3 a/2, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना। यहाँ से मुझे जाना है -a/2 पे, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचना है मुझे, है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है ना। तो कितना टाइम लगेगा सर्कल देख के कैसे बताएंगे? हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन पे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी So 5/12 team. ये वाली पोजीशन बेटा कौन सा एंगल है ये बता दो एक बार। 60 degrees. ये 120 बेटा ना, Oh shit. हाँ, एंगल नहीं देखा. समझ गए ना। और ये कौन सी पोजीशन है? 210. 210। तो कितना डिग्री का फेज चेंज हुआ? 90. 90 में कितना टाइम लगता है? T/4. T/4 है ना। वेरी गुड। देखो 90 जो है वो 360 का 1/4 है ना। तो 1/4 में 1/4 टाइम लगे, कर सकते हैं ऐसा। Yes. और देख लेते हैं। ये बताओ टाइम कितना होगा?
इनिशियल पोजीशन को एंगल में लिखो, फाइनल पोजीशन को एंगल में लिखो, तो कितना चेंज आया है बताना। थ्री बाय 40। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट। अपर से थर्ड, कितने एंगल से कितने एंगल? 30 से 240। 240। कितना डिग्री हुआ? 210। 10 चलने में कितना टाइम लगेगा? So 7/12t. बिल्कुल 70/12, ये है इसका सही आंसर। सर एक बार इसका करके दिखा दीजिए। हाँ देखो ना, तो बहुत ही शॉर्ट में समझना चाहते हो तो 210 7 टाइम्स 30 है। यस सर। 30 में t/12 लगता था, यस सर। तो 70/12 है। अदरवाइज ऐसे करोगे, 210 किया आपने अपॉन 360 किया इनटू t कर दिया, ये कर सकते हो, है ना? आंसर तब भी वही आएगा, है ना? पाई में चेंज करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो। क्या कहते हो? यस Yes, सर। sir. अब ये मेथड क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग, वो समझो। एक बार जेई में एक क्वेश्चन आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मतलब के स्प्रिंग से बंधा हुआ है, एम मास का पार्टिकल है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसको मैं x = 0 कह देता हूँ। इसको इधर की तरफ a डिस्टेंस कंप्रेस किया गया अगेंस्ट द स्प्रिंग, इधर की तरफ, और छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ a/2 डिस्टेंस पे एक इलास्टिक वॉल है, a/2 डिस्टेंस पे इलास्टिक वॉल है, यानी जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा, दीवार से टकराएगा, टकरा के वापस चला जाएगा, और इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन विद द वॉल इज इंस्टेंटेनियस एंड परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा कहा गया है। तो अब आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको एक बार अपने से ट्राई करो, फिर देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्कल वाला मेथड है, ये जानने से कैसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन समझ गए हैं सब लोग? सब लोग क्वेश्चन को समझ गए? हो क्या रहा है इसमें? वॉल के लग जाने से क्या चेंज आया, कौन समझाएगा मुझे? वॉल आ जाने से क्या चेंज आया? बोलो भाई। बिल्कुल सही है, थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो अनन्या इसको, जो फेज चेंज हो रहा है ना? और बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वॉल के आ जाने से एक इंस्टेंटेनियस फेज चेंज हो रहा है। अगर ये वॉल नहीं होती तो ये क्या करता, a/2 से a तक जाता, a से वापस a/2 तक आता और अपना मोशन कंटिन्यू करता। वॉल के होने से क्या हुआ, ये a/2 पे जाते हुए यहीं से पलट जाएगा, वापस यहीं से एकदम पलट जाएगा। तो जो इसमें फेज का चेंज है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। बहुत सही बात पकड़ी आपने, बस समझ लो कैसे वो समझते हैं। देखो ये सर्कल पकड़ो आप, जब पार्टिकल वॉल पे टकरा रहा है, वॉल से टकरा रहा है, उस वक्त इसका फेज कितना है, कौन बताएगा मुझे? उस वक्त ये सर्कल पे कौन से फेज में है, कौन बताएगा?
टकराते वक्त जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद द वॉल कितने फेज में है, कौन बताएगा? सब 30 डिग्री। 30 डिग्री पे, बिल्कुल सही है, 30 डिग्री पे। अच्छा, वॉल से टकराते ही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कौन से फेज में चला गया है ये? टकराते ही सेकंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री बोल रहा हूँ? 150। 150 पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो पार्ट है, ये 0 से 30 उसने एक्चुअली कवर किया, 30 से 150 तो उसने कवर ही नहीं किया, तो स्किप कर गया ना, स्किप कर गया ये। बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। इसका मतलब आउट ऑफ 360 डिग्री कितना डिग्री स्किप कर गया वो? 120। 120 स्किप कर गया, यानी एक्चुअल जो फेज वो कवर कर रहा है वो कितना डिग्री कर रहा है? टोटल 360 का फेज कवर करता है ना एक 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 पूरे एसएचएम में। अब कितने का कर रहा है वो? 240 का। 240 का। और 240 करने में टाइम कितना लगता है? टू 40 करने में टाइम कितना लगता है? 2/3t। 2/t3 बिल्कुल सही है, 2t/3 एकदम सही है। पर t कैसे लिखना? t लिखना बड़ा आसान है, t होता है आपका 2π√m/k, यही होता है ना। तो आपका आंसर 4π/3 √m/k, ये आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। किसी भी और तरीके से सॉल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह से कर लिया हमने, है फायदे का मेथड। समझ में आ गया सबको? बोलो भाई। Yes, sir. अगर ये दीवार a/2 पे ना होके a/√2 पे होती, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? अगर ये दीवार a/2 पे ना होके a/√2 पे होती, सेम क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया होता? सर 3/2t। 3/2t। अच्छा, कैसे बेटा? स्किप कितना किया बताओ इस बार? सर 1/4t। नहीं नहीं, क्या बता रहे हो वो बताओ, स्किप कितना किया? 90 डिग्री। 90 डिग्री स्किप किया, बिल्कुल सही है। तो 90 डिग्री स्किप करने में मतलब t/4 स्किप कर गया, वो सही है ना? यस सर, वही तो कह रहा तो हूँ, आंसर t/4। t/4 स्किप कर गया, हाँ ठीक है। तो 3t/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3t/4 आंसर हो जाएगा। बोलो। यस सर, 3t/4। 3t/4 है ना, कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जे में एक बार नहीं आया, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से 2 बार आया है। एक बार पेंडुलम की तरह से आया था, हालांकि हमने पेंडुलम नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। उसमें था कि एक पेंडुलम है जिसको थीटा डिग्री का एम्पलीट्यूड देके छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर एक इलास्टिक वॉल लगा दी गई है जो θ/2 पर है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, एक बार देख लो। इधर थीटा है, उधर θ/2 है, यहाँ पर वॉल कितने पे लगी हुई थी? a/2 पे लगी हुई थी, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से आंसर आएगा जैसे हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया था, 2t/3, है ना।
तो ये जेई ने भी 2 बार इस तरह से एक क्वेश्चन को पूछा है। तो ये यूजफुल कॉन्सेप्ट है अगर हमें ये सर्कल की अच्छी नॉलेज होती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फायदा होता है ये सर्कल सीख लेने का। अभी अगर आप इस सर्कल को अच्छे से मास्टर कर लोगे तो क्लास 12th में आपका एक चैप्टर आता है, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी। एसी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में जो फंक्शंस होते हैं करंट और वोल्टेज के, वो सब सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको ये सर्कल वाली नॉलेज अभी अच्छे से हो गई तो आपको लगेगा एसी तो हमने शुरू करते ही पढ़ लिया, मतलब उसमें तो टाइम ही नहीं लगा, है ना। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। करना सिर्फ इतना है आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला सर्कल वाला, इसमें पहले ये सारी वैल्यूज को याद करना है और अपने आप को समझाना है कि हर क्वाड्रेंट का एसएचएम करते हुए पार्टिकल के पाथ से क्या रिलेशन है। तो जब पार्टिकल मीन से इधर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जब मीन से वापस आ रहा है ये ए से 0, इसको 0 से ए लिख देते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। जब वो 0 से -a जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और जब -a से वापस 0 जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी। दूसरी बात, आपको हर क्वाड्रेंट के साथ, हर पोजीशन के साथ जो वैल्यू है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल -a/2 पर है और मीन की तरफ जा रहा है, -a/2 पर है, मीन की तरफ जा रहा है, तुरंत आप मुझे क्वाड्रेंट बता दोगे कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। और कितने डिग्री की बात हो रही है इस वक्त? थ्री थर्टी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना, है ना। याद हो जाएगा तो फिर आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कर लो, है ना, फिर आगे और इसमें ज्ञान लेते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ एसएचएम में है नहीं, अब हमें पढ़ना है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का मतलब पेंडुलम होता है। 2 तरह के पेंडुलम पढ़ेंगे हम लोग, एक सिंपल पेंडुलम और एक कंपाउंड पेंडुलम। बस वो पढ़ के फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर वेव वगैरह पढ़ सकते हैं हम। अच्छा, जो आपके ये वाले डेज हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे वाले छोड़ के, उनमें कोई टाइम है जिसपे 2-4 लोग भी आ सकते हो? 6 बजे। कल 6 बजे नहीं आए थे यार, मैंने नहीं सर, मेरा तो आज एग्जाम था ना, इसलिए मैं कल वो अच्छा। तैयारी कर रहा था। सर मैं 9 बजे आ सकता हूँ, 6 बजे क्लास होती है। कल 6 बजे कितने लोग आ सकते हैं? सर मैं आ सकती हूँ। 2 हो गए, मैं भी आ मैं सकता भी। हूँ। 3 हो गए। अच्छा ठीक है, अगर 3 लोग भी आ जाओगे तो कम से कम मुझे लगेगा खाली नहीं पड़ा रहे, मतलब ना किसी में हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई मिल जाता है। तो 6 बजे आ जाओ, है ना। तो इसको मैं कंटिन्यू करके कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर, है ना। सर वो वीडियोस आपने पब्लिक नहीं करी। भाई मैं करता हूँ यार, उसको करता हूँ मैं ना, बिल्कुल अभी करता हूँ मैं ना। सर अगर आपके पास टाइम नहीं हो ना, तो सर आप वो एक मैनेजर सिलेक्ट करके, जैसे हम में से किसी भी एक की ईमेल आईडी पे मैनेजर करके हम वो सारी वीडियोस पब्लिक करके फिर मैनेजर की पोस्ट से हटा देना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे हाँ कर सर, लेता कर हूँ। सकते हैं ऐसे, मतलब यूट्यूब में है, फीचर है, अच्छा चैनल मैनेजर रख सकते हो आप। ठीक है यार, चैनल मैनेजर रख लेता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं ना, मैं कर देता हूँ, है ना, नहीं क्यों आपको तकलीफ दूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ। नहीं होगा तो फिर मैं चैनल मैनेजर रखता हूँ, है ना। ठीक है, चलो कल आओ फिर, है ना, कल 6 बजे आ जाओ। यस। इसे अभी अपलोड कर देता हूँ, है ना।